हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अभी आप लोगों को भारत में ब्रिटिश विस्तार यानी कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया करवा रही हूं, जिसमें अभी तक मैंने आप लोगों को करवाया था कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो पहले कर्नाटक युद्ध के द्वारा अपने जितने भी प्रतिद्वंदी होते हैं, उनमें सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी थे, तो उनको भारत से भगा देते हैं। उसके बाद फिर प्लासी और बक्सर के युद्ध के द्वारा वो बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कुछ गवर्नरों के बारे में करवाना स्टार्ट करवाया था, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रॉबर्ट क्लाइव के बारे में करवाया था, और क्लाइव के बाद ही हमें जो है मैसूर, ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो देखने को मिला था। तो आज मैं आप लोगों को आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में करवाने वाली हूँ, क्योंकि इस टाइम पर क्लाइव जो है वो हमें गवर्नर देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो अब मैं आप लोगों को क्लाइव के टाइम ही करवा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लॉर्ड बेलेजली के बारे में करवाऊंगी कि उसने किस तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा अंग्रेज जो है वो अब बंगाल के अलावा एक और क्षेत्र पर उनको अधिकार मिल जाता है। तो हम लोग आज की वीडियो में आंग्ल मैसूर वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा मैसूर राजवंश के बारे में जान लेते हैं, यानी कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि मैसूर जो है वो हमें वहाँ पर किसका शासन देखने को मिलता था। तो हम लोग उसके बारे में अगर बात करें तो मैसूर पर हमें वड़यार वंश के शासक, जिनका नाम कृष्णराज था, उनका शासन देखने को मिलता था। लेकिन कृष्णराज जो है वो एक बहुत ही अयोग्य शासक थे, यानी कि वो अपने राज्य को संभालने में सक्षम नहीं थे, न उनके पास ऐसी कोई योग्यता थी कि वो अपने राज्य का विस्तार कर पाएँ, उसको सही तरीके से लेकर चल पाएँ। तो इसका फ़ायदा जो है उन्हीं के एक सैनिक अधिकारी जिसका नाम हैदर अली था वो उठाता है, और 1761 में वह उचित अवसर देखकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि वड़यार वंश का जो शासक कृष्णराज था वो एक अयोग्य शासक था, तो इसका फ़ायदा जो है वो उसका ही एक सैनिक अधिकारी उठाता है जिसका नाम हैदर अली था, और 1761 में वो सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। 1761 से 1767 के बीच में वर्तमान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के एक बड़े भूभाग पर वह साम्राज्य का विस्तार भी कर लेता है। यानी कि कृष्णराज जो है उस टाइम पर हमें उनका बहुत ही छोटा सा साम्राज्य देखने को मिलता था, और कृष्णराज जैसा कि मैंने बताया अयोग्य शासक थे, तो वो इतने भी क्षेत्र का सही तरीके से संचालन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हैदर अली शासक बनता है तो वो इतने टाइम पीरियड में, यानी कि 1761 से लेकर 1767 के बीच में, जो हमें प्रेजेंट टाइम के ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वाला एरिया देखने को मिलता है, इन सब को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य का विस्तार कर लेता है, जिसे उस टाइम पर मैसूर कहा जाता था। यानी कि मैसूर में हमें प्रेजेंट टाइम के ये तीनों राज्य देखने को मिलते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि हैदर अली जो है वो मैसूर साम्राज्य का इतना विस्तार कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, हैदर अली जो भी ये नीतियाँ अपना रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था, तो इससे अंग्रेज़ों के साथ साथ और भी जो उसके पड़ोसी थे जैसे कि मराठे और निज़ाम, ये भी चिंतित हो रहे थे। यानी कि इनको ये लगता जा रहा था कि कहीं हैदर अली जो है वो इनका भी क्षेत्र ना छीन ले, और अंग्रेज़ जो हैं वो हैदर अली को अपने एक शत्रु के रूप में देखने लगे थे कि ये जो है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में बाधक साबित हो सकता है। तो इस वजह से अंग्रेजों ने मराठे और निज़ाम की सहायता से हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत कर दी, और इन तीनों की महत्वाकांक्षाएं, या फिर अगर हम लोग कहें तो इन चारों की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही हमें आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें जो प्रमुख भूमिका रहती है वो हैदर अली और अंग्रेज़ों की रहती है। लेकिन मराठे और निज़ाम जो हुआ करते थे वो कभी कभी अंग्रेज़ों का साथ देते थे, तो कभी कभी ये हैदर अली का साथ देते थे। तो इस तरीके से युद्ध की जो पूरी पृष्ठभूमि है
वो बनती है और हमें इनके बीच में 4 युद्ध देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलती हैं। तो हम लोग उनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन से युद्ध में क्या हुआ था और वो कब से कब तक हुआ था। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, तो उसके बाद फिर आगे हम लोग दोनों युद्धों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। तो ये वाला टाइम पीरियड आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें हमें पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिला था जो कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ये जो युद्ध है इसमें ना तो अंग्रेज़ों की विजय हो पाती है और ना ही हैदर अली की विजय हो पाती है। इसीलिए 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा ये जो युद्ध है वो बराबरी पर समाप्त हो जाता है, यानी कि ना तो इसमें अंग्रेज़ जीतते हैं और ना ही हैदर अली जीत पाता है। और इसी की वजह से फिर वो लोग जो है वो दोबारा से युद्ध करते हैं, क्योंकि युद्ध जो होते हैं वो उनमें या तो कोई एक जीतता है और दूसरा हारता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा था कि ये लोग कोई ना कोई संधि कर लेते थे, क्योंकि उनमें ये फैसला ही नहीं हो पाता था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पहला युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा युद्ध जो है वो कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो पहला युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग अब दूसरे युद्ध के बारे में बात करें तो वो 1780 से लेकर 1784 के बीच में देखने को मिला था। और इस युद्ध में हमें ये देखने को मिलता है कि पहले तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हमें ये युद्ध देखने को मिल रहा था, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद युद्ध का जो नेतृत्व है वो हैदर अली का पुत्र जिसका नाम टीपू सुल्तान था वो करने लगता है। टीपू सुल्तान जो है वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा देखने को मिलता है और अंग्रेज़ों के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध करता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर भी उसको विजय प्राप्त नहीं हो पाती है और ना ही यहाँ पर भी युद्ध का फैसला हो पाता है कि कौन जीता और कौन हारा। तो इस वजह से दूसरा युद्ध जो है वो भी 1784 में जब टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व कर रहा होता है उसके बाद ही मैंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग दूसरे युद्ध के बारे में बात करें तो आप लोग याद रखिएगा कि पहले जो है वो हैदर अली युद्ध का नेतृत्व करता है, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जिसका नाम टीपू सुल्तान था वो युद्ध का नेतृत्व करने लगता है और वो 2 सालों तक युद्ध करता है। फिर 1784 में मैंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध जो है वो बराबरी पर समाप्त हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम लोग इसमें बात करें मराठे और निज़ाम के बारे में तो पहला और जो दूसरा युद्ध मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन दोनों युद्धों में वो मराठे और निज़ाम जो हैं वो कभी कभी तो अंग्रेज़ों का साथ देने लगते थे तो कभी कभी मैसूर का साथ देने लगते थे। लेकिन फिर बाद के जो हमें दोनों युद्ध देखने को मिलते हैं, यानी कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मराठे और निज़ाम शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेज़ों का साथ देते हुए ही दिखाई देते हैं। तो उनके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ही युद्धों में हमें निज़ाम और मराठों की यही भूमिका देखने को मिली कि वो कभी कभी अंग्रेज़ों के साथ देने लगते थे तो कभी कभी मैसूर का साथ देने लगते थे। तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे युद्ध के बारे में। तो तीसरे युद्ध के बारे में हम लोग बात करें अगर तो ये हुआ था 1790 से लेकर 1792 के बीच में, यानी कि 2 सालों तक हमें तीसरा युद्ध देखने को मिलता है। तीसरा युद्ध जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए आप लोग जो है इसके कारण और परिणाम दोनों को ही याद रखिएगा। तो अगर हम लोग तीसरे युद्ध के कारणों के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो यही था अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा, यानी कि अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जा रही थी। ये जो पॉइंट है वो आप लोग किसी भी आंसर में लिख सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो।
क्योंकि मैंने आप लोगों को जब बंगाल विजय करवाया था उस टाइम भी मैंने आप लोगों को अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया था। क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि उनकी जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। जब वो भारत आए थे तब वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और फिर उसका परिणाम हम सबको देखने को मिलता ही है। दूसरा, अगर हम लोग कारण के बारे में बात करें तो वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि जिस टाइम हमारे देश में ये वाला जो युद्ध चल रहा था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस टाइम पर हमें जो है फ्रांसीसी क्रांति भी देखने को मिलती है। अब फ्रांसीसी क्रांति कब से लेकर कब तक हुई थी, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता ही देती हूँ। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 से लेकर 1799 के बीच में हुई थी, यानी कि इसी टाइम पीरियड में हमें जो है वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति होती हुई दिखाई देती हैं। तो इसका असर भी अंग्रेज़ों के ऊपर पड़ रहा था, तो इसी वजह से हमें फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति देखने को मिल रही थी। तो ये भी हमें एक प्रमुख कारण देखने को मिलता है कि अंग्रेज जो हैं वो भारत में अपने साम्राज्य का जल्दी से जल्दी विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि फ्रांस में जो है वो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई थी फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। इसके बाद अगर हम लोग तीसरे कारण के बारे में बात करें तो वो आप लोग याद रख सकते हैं, टीपू सुल्तान की महत्वाकांक्षा और टीपू के कार्य, उनसे अंग्रेज जो हैं वो चिंतित हो रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो टीपू सुल्तान को अपने सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखने लगे थे, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है एक बहुत ही अच्छा योद्धा था। इसके अलावा वो अपने शासन का भी बहुत अच्छे तरीके से संचालन कर रहा था और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता जा रहा था। इसके अलावा उसने और भी जो दूसरे देश हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए थे, साथ ही उसने एक मजबूत सेना का गठन भी किया था। तो टीपू सुल्तान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो हैं वो उससे बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते थे। साथ ही उसे आधुनिक विचारों के बारे में भी पता होता था, यानी कि टीपू सुल्तान जो है उस पर हमें आधुनिक विचारों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस वजह से अंग्रेज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उससे भयभीत रहते थे और वो ऐसे कार्य भी कर रहा था जिनसे अंग्रेज़ जो हैं वो चिंतित रहते थे। तो ये भी एक प्रमुख कारण बना ये तीसरे वाले युद्ध का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अंग्रेज़ों का निज़ाम और मराठों के साथ अच्छा गठजोड़ बन गया था, यानी कि पहले और दूसरे युद्ध में तो उनका कंफर्म नहीं था ना, क्योंकि मराठे और निज़ाम जो है वो कभी कभी अंग्रेज़ों का साथ देने लगते थे, कभी कभी मैसूर का। लेकिन तीसरे युद्ध से हमें ये देखने को मिलता है कि मराठे और निज़ाम दोनों ही पूरे तरीके से जाकर अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान की नीतियों की वजह से उन दोनों को भी चिंता हो रही थी। उन दोनों को भी ये लग रहा था कि टीपू सुल्तान जो है वो उनका भी साम्राज्य जो है वहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार ना कर ले। तो इस वजह से वो दोनों भी मराठे और निज़ाम जो हैं वो भी अंग्रेज़ों का समर्थन करने लगते हैं। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान जो है वो इस युद्ध में उसकी हमें पराजय देखने को मिली। तो ये हम लोग देखेंगे कि इस तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। इसके अलावा 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और क्या करना पड़ता है, तो इस युद्ध में टीपू जो है वो पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद उसे अपना आधा भूभाग अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ता है। एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में भी टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेजों को देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखने को मिलता है कि तीसरा युद्ध जो है उसमें हमें टीपू की पराजय देखने को मिलती है, जबकि अभी जो दोनों युद्ध हुए थे, पहला और दूसरा युद्ध, वो बराबरी पर समाप्त हुए थे। लेकिन तीसरा जो युद्ध है उसमें अंग्रेज जो हैं वो विजयी हो जाते हैं और उन्हें टीपू सुल्तान का जितना भी साम्राज्य था उसका आधा भूभाग मिल जाता है, और उस आधे भूभाग में भी मराठे और निज़ाम जो थे उनको भी बांटना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। तो इस तरीके से अंग्रेज जो है उनका कुछ क्षेत्र पर तो अधिकार हो ही जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी राशि मुआवजे के रूप में भी देनी पड़ती है टीपू सुल्तान को, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन इस पराजय की वजह से टीपू सुल्तान जो है उसके अंदर अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आक्रोश का भाव पैदा हो गया था और वो अंग्रेज़ों से अपना क्षेत्र वापस लेना चाहता था। इसी की पृष्ठभूमि में हमें जो है वो चौथा युद्ध देखने को मिलता है। तो अब हम लोग जो है चौथे युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं।
तो चौथा युद्ध जो है वो होता है, लेकिन चौथा युद्ध टीपू सुल्तान के लिए और ही ज़्यादा घातक साबित होता है और टीपू सुल्तान जो है वो युद्ध में लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथे युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और चौथा युद्ध जो है वो 1799 में हुआ था। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान को एक बहुत ही महान योद्धा के रूप में देखा गया है, क्योंकि वो युद्ध में लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देता है, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब जो पूरा उसका साम्राज्य था वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ जाता है और अधिकांशतः भूभाग जो है वो उस पर जितने भी अंग्रेज़ों के सहयोगी थे उनका नियंत्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मैसूर का सिर्फ एक छोटा सा जो भूभाग होता है वो बड़ियार वंश के उत्तराधिकारी को भी दे दिया जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, मैसूर में हमें बड़ियार वंश का शासन देखने को मिलता था जिसका शासक कृष्णराज था, लेकिन वो बहुत ही अयोग्य था। तो इस वजह से जो हैदर अली था, जो कि उसका सैनिक अधिकारी था, वो सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। लेकिन चूंकि अभी वो राजवंश बना हुआ था तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है, मैसूर का एक बहुत ही छोटा सा भूभाग उसके नाम पर उसको दे दिया जाता है और बाकी का जितना भूभाग होता है वो अंग्रेज और उसके सहयोगी ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें चौथे युद्ध में देखने को मिलता है कि अब मैसूर जो है वो पूरी तरीके से पराजित हो जाता है और इसमें हमें अंग्रेज़ों की विजय देखने को मिलती है। तो आप लोग जो है वो तीसरा युद्ध ज़रूर याद रखिएगा। तीसरा युद्ध हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इसमें हमें टीपू की पराजय देखने को मिली थी और उसे अपना आधा भूभाग देना पड़ा था। और इस संधि को भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि तीसरा युद्ध जो है वो कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तीसरा युद्ध जो है वो हमें समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में करवा दिया है। तो यही आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वेलेज़ली के बारे में करवाऊंगी, लॉर्ड वेलेज़ली, और उसने भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट करवाऊँगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सारे लिंक मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।